मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आरटीआई के तहत ऐसे कौन कौन से बिंदु आते हैं जिनको सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है और सूचना संबंधित जो अधिकारी है, जो जन सूचना अधिकारी है, वो किस प्रकार से आपको सूचना प्रोवाइड करवाएगा, उसके लिए किस तरीके से शुल्क आपको देना होगा और अतिरिक्त शुल्क अगर मांगा जाता है तो वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं वो इसके अंदर समझेंगे। अगर सूचना न भी देता है तो बाद में आप अपील कहाँ करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप इसके अंदर बने रहें। अभी जो नई प्रक्रिया आई है ऑनलाइन, उसके लिए भी हमने वीडियो दे दिया था, वो भी आप देखें। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको आप जरूर देख लें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो हम समय समय पर तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जागरूकता के लिए। और अगर आपका किसी पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके ऊपर भी पूरी जानकारी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की जो मेन चीज़ है, किस प्रकार से हम आरटीआई के तहत आवेदन करें। तो इसमें लिखा गया है कानून की धारा 6, ठीक है। यानी धारा 6 के अंदर ये लिखा गया है कि सूचना चाहने वाला जो है वो आवेदक होता है, वो जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी को निर्धारित 10 रुपये का शुल्क, ठीक है, 10 रुपये लगते हैं इसके लिए। और इसके लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा में साधारण कागज पर अथवा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम ईमेल। और इसके अंदर आप एक चीज़ और ऐड कर लें, अब ये प्रक्रिया जो है ऑनलाइन कर दी गई है। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना आता है और आप साधारण कागज पर लिखकर ही भेजना चाहते हैं तो वो भी सही है, ईमेल करना चाहते हैं वो भी सही है। शुल्क लगेगा 10 रुपये। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 6 रुपये चार्ज लगता है, तो 16 रुपये का जो है संबंधित आरटीआई के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। और इसके लिए लिखा है लेकिन गरीबी रेखा से नीचे, यानी जो बीपीएल वाले होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदकों के द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है। यानी जो बीपीएल से संबंधित है और वो आरटीआई लगाता है तो उसको निःशुल्क सूचना आपको देनी होती है। और उसके लिए जो ऑनलाइन दस्तावेज के अंदर संबंधित बीपीएल का जो डॉक्यूमेंट है वो लगाना पड़ता है। अगर आप ऑफलाइन लगाते हैं तो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा कि मैं बीपीएल कैटेगरी का हूँ और इस कारण आप मेरा जो है निःशुल्क आवेदन जो है स्वीकार करें। और यदि आवेदक विशेष परिस्थिति में लिखित आवेदन करने में असमर्थ है, कई बार ऐसा भी होता है वो ऑनलाइन भी नहीं कर सकता है, ईमेल भी नहीं कर सकता, कागज पर लिख के भी नहीं दे सकता है, यानी असमर्थ है, तो उस स्थिति में जन सूचना अधिकारी मौखिक, ये भी ध्यान रखें, मौखिक आवेदन को लिखने में सहायता करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि उसकी सूचना देने की जो उसकी विल है उसको आप खत्म कर दें कि आप या तो लिखित दो, ईमेल करो या ऑनलाइन करो, उसको कुछ भी प्रक्रिया नहीं आती है तो संबंधित जन सूचना अधिकारी है उसको सहायता करेगा लिखित करवाने के अंदर, उसके अंगूठा निशानी वगैरह ले सकता है वो। इन चीज़ों का जो है आप भी ध्यान रखें। तो ये जो चीज़ थी बड़ी आसान चीज़ थी। इन चीज़ों के तहत आप सूचना के लिए, संबंधित सूचना के लिए आवेदन लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो आवेदक को यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसे कोई भी सूचना क्यों चाहिए। ये चीज़ खास है। कई बार संबंधित जो सूचना अधिकारी हैं वो कहते हैं कि सूचना क्यों चाहिए तुम्हें, तो इसमें साफ लिखा गया है कि ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हें सूचना क्यों चाहिए। और साथ ही आवेदक को अपना विस्तृत विवरण देने की भी कोई बाध्यता नहीं है। पूरी डिटेल जो है वो सिर्फ अपना पत्र व्यवहार का पता बता सकता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर विभाग से संपर्क करे। और आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के अंदर आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह जो है वो उसके अंदर डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन के अंदर जो आवेदन मांगा जाता है, प्रक्रिया मैंने पहले वीडियो में डाली थी, उसमें आप देख लेना। SSO-ID के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है तो उसके अंदर एक सिंपल डिटेल है जो कंपलसरी है वही है, और उसके अलावा ऐसी जो डिटेल हैं जो ऑब्लिक हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। ऑब्लिक डिटेल वही है व्यक्तिगत विवरण संबंधी। इसके बाद में बताया है इन्होंने सूचना चाहने संबंधी आवेदन पत्रों की कार्रवाई का निस्तारण कैसे होगा। यानी आपने आरटीआई लगा दी, उसके बाद में कैसे सूचना मिलेगी इन्होंने बताया। देखो, संबंधित जन सूचना अधिकारी अधिकतम 30 दिन के अंदर, ये चीज़ आप ध्यान रखें, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर
आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, 30 दिन के अंदर। अथवा कानून की धारा 8 और 9, ये भी ध्यान रखें आप। इनके तहत क्या होता है, इनके आधारों पर आवेदन को अस्वीकृत भी किया जा सकता है। अब वो चीजें आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके तहत आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है। यानी आपने अगर ऑफलाइन भेजा है, आपने वहां पर जो संबंधित सूचना जो अस्पष्ट मांगी है, या आप जो सूचना मांगना चाह रहे हैं उस सूचना के लिए जो निर्धारित शुल्क है वो नहीं भेजा, ये सारी चीजें हैं, उसके तहत अस्वीकृत कर सकते हैं। या ऐसी सूचना जो वो नहीं देना चाह रहे हैं, यानी वो अधिनियम के तहत आती नहीं है, तो भी अस्वीकृत हो सकता है। तो इसके बाद में कहा गया है इन्होंने, यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन, ये चीज ध्यान रखें, किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से है, तो वो सूचना 48 घंटे के अंदर ही देनी होगी। यानी उसके लिए आपको एविडेंस देना होगा कि ये जो है बहुत कंपलसरी सूचना है, अति शीघ्र चाहिए, तो इसके लिए एविडेंस देना होता है। ऑनलाइन में भी अटैच करना होगा और ऑफलाइन अगर लगाते हैं तो भी आपको ये देनी होगी ये चीज। और यदि मांगी गई सूचना पर कोई अतिरिक्त या अधिक शुल्क की देनदारी बनती है, अधिक शुल्क यानी देखो आपने सूचना 10 रुपये में सारी चीज लेना चाहोगे, ये भी संभव नहीं है, और हो सकता है उसके लिए ज्यादा शुल्क देना हो, तो क्या होगा, तो उसके बारे में आवेदक को सूचित किया जाएगा। संबंधित जन सूचना अधिकारी है वो सूचित करेगा कि आपकी जो सूचना है उसका जो है अतिरिक्त चार्ज बनता है, तो वो आपको बताएगा। और आगे बताया है इस सूचना को देने तथा शुल्क जमा कराने के बीच की अवधि को 30 दिन में शामिल नहीं किया जाएगा। वो आपके पास लेटर भेजेगा, ईमेल करेगा या फोन करेगा कि आपने जो सूचना मांगी है उस सूचना के लिए आपको 100 रुपये या 200 रुपये आपके अतिरिक्त लगेंगे, तो वो आपको सूचित करेगा। वो जो समय है वो 30 दिन में काउंट नहीं होता, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर साथ ही आवेदक को यह भी सूचित किया जाएगा कि उससे मांगे गए अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ भी पुनर्विचार करने का अधिकार है। बाय द वे जिसने आरटीआई लगाई है और वो कहता है कि ये जो शुल्क आप मांग रहे हो ये वाजिब नहीं है, तो उस स्थिति में आपको वो ये बताएगा कि अगर तेरे को नहीं जमता है तो आप अपील कर सकते हो इस बात के लिए, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो चीजें हैं इनको आप समझें, क्योंकि कई बार क्या होता है आरटीआई इन पॉइंट्स के तहत आप यानी खुद ही ये मान लेते हो कि हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है ना, आपकी स्वीकृति से ही वो रिजेक्ट हो जाती है। और उसके बाद में देखो 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने की विफल अगर स्थिति बनती है तो आवेदक को वांछित सूचना पूरी तरह से निःशुल्क दी जाएगी। यानी वो 30 दिन के अंदर अगर आपको कोई सूचना नहीं देता है और बाद में आप कहते हो कि आप सूचना के लिए इतने दिन जो आपका टाइम पीरियड हो चुका है और मैं अतिरिक्त पैसे नहीं दूंगा, तो उसके लिए वो क्या है कि आपके पास जो सूचना अतिरिक्त सूचना यानी अतिरिक्त तो पैसे का आपके पास आवेदन भेजता है तो उसको आप स्वीकार न करें। यानी 30 दिन के बाद में अगर वो आपसे पैसे मांगते हैं तो उस स्थिति में निःशुल्क ही देनी पड़ेगी। यदि ये भी ध्यान रखें 30 दिन के भीतर अथवा 48 घंटे वाली स्थिति कौन सी है, विशेष, जैसी भी स्थिति हो जन सूचना अधिकारी निर्णय लेने में असफल रहता है तो समझा जाएगा कि आवेदन अस्वीकृत कर दिया है। अब आप इस स्थिति में क्या करते हैं, प्रथम अपील करते हैं, ठीक है। यानी 30 दिन के अंदर या 48 घंटे के अंदर उन्होंने सूचना नहीं दी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हम मानते हैं कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये देना नहीं चाह रहे हैं सूचना, तो तब आप क्या करें, प्रथम अपील कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखें। अब ये चीज देखो समझें, इन चीजों को आप समझें क्या क्या चीजें हैं। उपलब्ध कराए जाने वाली सूचना पर शुल्क, यानी लिखित रूप से सूचना दी जाएगी और उसके लिए कौन सी साइज है, A4 या A3 आकार के पृष्ठ हेतु प्रति पृष्ठ 2 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, 2 रुपये का चार्ज लिया जाएगा आपसे। और उससे अधिक बड़े आकार के कागज में सूचना लिखित या मुद्रित रूप से देने पर कागज का वास्तविक मूल्य लिया जाएगा। अब ये स्थिति जो है आपके पास ऑनलाइन भेजेंगे, वो अभी ऑनलाइन जैसे आपने आवेदन किया है तो वो जैसे भी मान लीजिए वो सूचना 10 पन्नों में बनती है तो वो आपके पास सूचना भेजेंगे कि आप 20 रुपये अतिरिक्त जो है वो सबमिट करवाइए, उसके बाद में आपको ये सूचना दे दी जाएगी।
अगर आपने ऑफलाइन लगाई है तो आपके पास लेटर भेजा जाएगा या ईमेल किया जाएगा या मौखिक रूप से बताया जाएगा कि आपने जो सूचना मांगी है वो इतने पन्नों की है, तो इस दर से इतने रुपये आप अतिरिक्त जमा करवाइए। ठीक है। इसके बाद में बताया है अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे का चार्ज 10 रुपये का शुल्क है। ठीक है। और उसके बाद में प्रत्येक 15 मिनट के या उससे आंशिक भाग के लिए 5 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। अगर आप देखना ही चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं ये दस्तावेज देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो देखने का जो है घंटे का चार्ज इस तरह से, और बाद में अगली जो प्रत्येक 15 मिनट के लिए जो है 5 रुपये के हिसाब से लगता है। और वो सूचना अगर आप सीडी या फ्लॉपी में लेना चाहते हैं तो प्रति सीडी 50 रुपये का शुल्क होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत ये जो चीज़ें हैं, अगर आप कहो कि मुझे ये डाटा जो है सीडी में आपके पास उपलब्ध है, वो कहते हैं कि हमारे पास ये इस चीज़ की सीडी है, हम सीडी में दे देंगे, आप कहो कि हमारे को सीडी में डाटा उपलब्ध करवाइए, तो इसके लिए 50 रुपये का शुल्क है। और इसके बाद में 4 नंबर में कहा प्रदत्त की गई सूचनाओं पर निर्धारित शुल्क नकद या ड्राफ्ट या बैंक चेक के द्वारा लिया जाता है। अब ये चीज़ जो है ना, ऑनलाइन माध्यम जितने भी है ना, अब तो ये जब आप ऑनलाइन लगवाते हैं तो ऑनलाइन के अंदर आपके जितने भी तरह की यूपीआई हैं या आपके नेट बैंकिंग है या क्रेडिट डेबिट कार्ड है, सबके द्वारा ये स्वीकार किया जाता है। और अगर आप ड्राफ्ट देते हैं, जैसे आप ऑफलाइन लगाते हैं उसमें ड्राफ्ट दे रहे हैं, या आप उसके अलावा पोस्टल ऑर्डर दे रहे हैं या बैंक चेक दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ स्वीकार की जाती हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि अगर वर्तमान स्थितियों में जिस तरीके से सभी डिपार्टमेंटों को ऑनलाइन कर दिया है, तो आप भी ऑनलाइन ही प्रयास करें। ऑनलाइन विभाग के लिए भी सुविधा है और आपके लिए भी सुविधा है, जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इनको आप बारीकी से समझें। सूचना देने की बाध्यता में छूट, यानी ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो सूचना के दायरे से बाहर रखे गए, यानी वो सूचना नहीं मिलेगी। इसमें देखो कहा गया है कि अगर कोई सूचना ऐसी है जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित कर रही है, ठीक है ना, यानी आपने कोई चीज़ मांग ली, वो मान लीजिए ऐसी है, वो जैसे डिफेंस से संबंधित चीज़ है, वो नहीं दे सकते हैं, या युद्ध कौशल है, वैज्ञानिक या आर्थिक हित या दूसरे देश के संबंध या अपराध को बढ़ावा देने वाली चीज़ है। यानी आप कोई चीज़ ऐसी मांग रहे हैं जो आपके पास आ जाए तो हो सकता है उस चीज़ से अपराध को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे डाटा अगर आप मांगना चाह रहे हैं तो वो मना कर सकते हैं, तो वो आपको नहीं दी जाएंगी। फिर इसके बाद में वे सूचनाएं जिन्हें प्रकाशित करने से न्यायालय या न्यायिक आदेशों की अवमानना होती है। बहुत सारी सूचनाओं को कोर्ट ने बैन कर रखा है कि ये सूचनाएं आप नहीं देंगे, ठीक है ना। इन सूचनाओं को देने से कोर्ट की अवमानना मानी जाती है, तो वो सूचनाएं जो हैं वो बीच बीच में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत नई नई अमेंडमेंट डाले जाते हैं। वो भी जो भी नई अमेंडमेंट आएंगे तो हम आपसे चर्चा कर लेंगे आगामी किसी वीडियो के अंदर, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। फिर 3 नंबर में कहा वे सूचनाएं जिन्हें देने पर संसद या राज्य विधानसभा के विशेषाधिकारों का हनन होता है, यानी सांसदों को और विधायकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और आप जो आरटीआई मांग रहे हो सकता है उनके विशेष अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो सूचना भी नहीं दी जाएगी। इसके बाद में अगले पॉइंट में कहा है ऐसी सूचना जिनसे वाणिज्यिक या व्यापारिक गोपनीयता अथवा बौद्धिक संपत्ति पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यानी कई बार ऐसी सूचनाएं हैं जो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हैं जिसको, या उसकी गोपनीयता मानते हैं हम, तो उस स्थिति के अंदर वो मना भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अधिकारी जो है संतुष्ट ना हो तो भी वो नहीं दे, अगर संतुष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा कोई जो इसकी स्वतंत्रता, इसके ऊपर कोई कुठाराघात नहीं है तो हम दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं, वरना मना भी कर सकते हैं कि नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद में 5 नंबर में कहा ऐसी सूचना जो विदेशी व्यापार सरकार से विश्वास के प्राप्त हुई, यानी ऐसी सूचना जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करती है या जिस सूचना के अंदर विदेशी सरकारों के कोई विश्वास या संबंधों का जिक्र है, तो वो देने से भी मना कर सकते हैं संबंधित जन सूचना अधिकारी। इसके बाद में 6 नंबर में कहा है ऐसी सूचना जो किसी एक व्यक्ति को उसके वैश्विक संबंधों के कारण उपलब्ध हुई है को सक्षम अधिकारी व्यापक जनहित में ध्यान में रखते हुए संतुष्ट होने पर ही साझा करे। यानी किसी ने कोई ऐसी चीज़ प्राप्त की है या ऐसा कोई रिसर्च किया है, ऐसा काम किया है
जो वैश्विक संबंधों से उसे प्राप्त हुई है, ठीक है, तो उसको भी संबंधित जन सूचना अधिकारी है वो देने से मना कर सकता है, या फिर वो देगा तो संतुष्ट हो जाए तभी देगा, ठीक है। फिर 7 नंबर में कहा ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। संबंधित जो जन सूचना अधिकारी इसका भी ध्यान रखें। बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो उसकी व्यक्तिगत लाइफ से जुड़ी होती हैं या उसकी सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, उन चीजों को भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 नंबर में आप यानी आवेदक के रूप में भी ऐसी सूचनाएं न मांगे, ठीक है, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा आवेदन। तो संबंधित जन सूचना अधिकारी भी इन चीजों को ध्यान में रखें। फिर 8 नंबर में कहा गया वे सूचना जो जांच की प्रक्रिया, ठीक है, बंदीकरण या अपराधियों के अभियोजन को रोके, ठीक है, कोई प्रक्रिया में है या उनके मतलब बंदियों से संबंधित है या अपराधियों के अभियोजन यानी जो उनके मामले चल रहे हैं उनको रोके रखने के लिए जरूरी है कि वो बाहर पब्लिश नहीं की जाए, तो वो भी नहीं दी जाएंगी। फिर 9 नंबर में कहा ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से किसी लोक प्रक्रिया या हित का संबंध नहीं है, यानी कोई हम ऐसी अनावश्यक सूचना मांग लेते हैं जो कहीं किसी का हित नहीं साधेगी, तो उसके लिए भी मना कर सकते हैं कि ऐसी ये जो सूचना है गोपनीय सूचना है तो इसको हम प्रकट नहीं करेंगे, तो वो भी मना कर सकते हैं। फिर ये महत्वपूर्ण है 10 नंबर, मंत्रिपरिषद या अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख, मैं कैबिनेट नोट, ठीक है ना, प्रपत्र निर्णय लेने के बाद तथा प्रकरण की पूर्णतः समाप्ति के पश्चात ही सार्वजनिक किए जा सकते हैं। यानी बहुत बार मीटिंगों में जो चर्चा होती है अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, आप उस चीज को मांगना चाह रहे हैं तो वो नहीं मिलेंगी। कैबिनेट के अंदर कोई बात हुई है, ठीक है, अभी उसके ऊपर मोहर नहीं लगी है, ठीक है, तो वो सूचना जो है आप अगर मांगते हैं तो संबंधित लोक सूचना अधिकारी है वो मना कर सकता है कि ये सूचना जो है अभी यानी ये प्रक्रिया के अंदर ही है, यानी ये पूरी प्रक्रिया है यानी समाप्त नहीं हुई है। कई बार ऐसे विचार की ये जो चीजें हैं ना वो विचार के अंदर आ जाती हैं, ये चीज मांग रहे हो उसमें वो लिख सकता है कि ये जो है अभी प्रक्रियाधीन है और ये धारा इसके तहत जो है सूचना के तहत ये सूचना नहीं है, तो आप ऐसी सूचनाएं मांगे भी नहीं। आप भी इसका ध्यान रखें और संबंधित अगर लोक सूचना अधिकारी मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो वो भी इसका ध्यान रखें, वो भी उपलब्ध न करवाएं। फिर अपील कहाँ करेंगे हम, यदि व्यक्ति को निर्धारित समयावधि, तो वो समयावधि कौन सी है, 30 दिन, या अगर कोई अर्जेंट है तो 48 घंटे में वांछित सूचना दिए जाने अथवा न दिए जाने संबंधित निर्णय प्राप्त नहीं होता है तो सक्षम अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी से अपील कर सकते हैं। अपील का कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, यानी उस टाइम पीरियड में उन्होंने सूचना नहीं दी है तो अपील की जा सकती है उच्च अधिकारियों को। तो आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के अंदर भी डिटेल है अपील की, फर्स्ट अपील, उसके बाद में सेकंड अपील की सारे जो है उसके अंदर फॉर्मेट दिए हैं, तो वो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर सारी डिटेल है, उनको आप समझें, उसके द्वारा जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं तो यही आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही लगाने का प्रयास करें। फिर राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं, ये यानी हमने अपील की, अपील करने के बाद में प्रथम अपील बोलते हैं, उसके बाद में दूसरी अपील कहाँ होती है, राज्य सूचना आयोग में। इसमें कहा गया राज्य सरकार ने शासकीय गजट में अधिसूचना के द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया है और इस अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों के प्रयोग एवं दिए गए कार्यों के निष्पादन हेतु के, और कोई व्यक्ति यदि अपीलीय निर्णय से संतुष्ट नहीं है, यानी हमने पहली अपील की फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, तो 90 दिन के अंदर राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है। यानी हमने जैसे लोक सूचना अधिकारी को सूचना मांगी, 30 दिन में उसने नहीं दी, हमने अपील की, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया, तो 90 दिन के अंदर हम दूसरी अपील कर सकते हैं। कहाँ जाएगी, वो राज्य सूचना आयोग के पास जाएगी। और फिर आगे कहा है और कौन सी स्थितियों में हम अपील कर सकते हैं। इसके अलावा वांछित सूचना नहीं दिए जाने, हम जैसे मांगी वैसी नहीं, उन्होंने घुमा फिरा के दे दी, तो वांछित सूचना नहीं दिए जाने पर, भ्रामक सूचना दिए जाने पर अथवा मिथ्या सूचना दिए जाने पर हम राज्य सूचना आयोग के अंदर इसकी जांच कराकर संबंधित जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करवा सकने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और ये है राज्य सूचना आयोग का पता,
और हम ईमेल आईडी भी इसकी डाल देंगे। ईमेल आईडी वैसे साइट के ऊपर डाल रखी है, ऑनलाइन का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें पूरी डिटेल है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम सूचना मांग रहे हैं उसको उन्होंने अलग प्रारूप में भेज दिया, जैसे हमने मांगी थी वो चीज़ नहीं देखी, दूसरी चीज़ दे दी। तो यानी वो कौन सी होगी, मिथ्या, भ्रामक वो चीज़ें आ गई, तो उस स्थिति में भी अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के द्वारा आप कोई भी सूचना, यानी जब आपको लगता है कि वास्तव में ये जो चीज़ है ये हमें चाहिए, तब ही आप कोई आरटीआई लगाएं। अधिकारियों को परेशान करने के लिए आरटीआई न लगाएं, ठीक है। समय वेस्ट करें उनका ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और वहाँ पर उस गड़बड़ को ठीक कराने में आपकी आरटीआई मदद कर सकती है, तो आप आरटीआई लगाइए। लेकिन कई बार आरटीआई हम क्या करते हैं कि किसी को परेशान करने के लिए या ऐसी कोई चीज़ है, व्यक्तिगत चीज़ें मांगने के लिए घर लगा देते हैं, तो वो मिलेंगी भी नहीं और उन चीज़ों से संबंधित अधिकारियों को परेशान किया जाता है, तो वो भी उचित नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप आरटीआई के मामले में एक्सपर्ट बने, और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। हम उसके ऊपर जो भी संबंधित नियमावली के तहत बात होगी तो उसका जो है सजेशन आप तक पहुंचाएंगे। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुनः धन्यवाद।